नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का आज है हमारा सेशन नंबर 70। तो 70 सेशन हो चुके हैं दोस्तों। पत्र सूचना कार्यालय से हमने 70 टॉपिक्स मतलब 70 सेशंस लिए हैं और हर सेशन में हमने 6 टॉपिक्स को कंसिडर किया है। तो टोटली हम 400 से ज़्यादा स्टोरीज को कवर अप कर चुके हैं। तो जो लोग बिल्कुल सीरीज बिल्कुल लाइन से देख रहे हैं उनको बहुत फायदा होगा। राइट, कंफर्म कीजिए आप में से कितने लोगों ने 70 के 70 सेशंस देखे हैं। आज के सेशन को मिला के हम 6 टॉपिक और कवर अप करेंगे, जिसमें हो जाएगा इंडिया यूएई सीईपीए, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो एक तरीका ट्रेड एग्रीमेंट होता है ये। तो भारत और यूएई के बीच में हुआ है, इसको देखेंगे। दूसरा बात करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऊपर। थर्ड, एफडीआई इन्फ्लोज, पहले भी बात की थी, दोबारा एक तरीके से रिवाइज सेशन हम इसका लेंगे। फोर्थ, रबी क्रॉप्स। फिफ्थ, स्पिन स्कीम पे हम दोबारा इसे लेके आए हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्पिन स्कीम से सवाल आएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में स्पिन स्कीम से सवाल आएगा। देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, वो तो हमें 10 अक्टूबर को ही पता चलेगा। एंड फाइनली एक्सरसाइज सूर्य किरण एंड एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। शैल वी बिगिन? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना इंडिया यूएई सीईपीए। तो भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में भी हाल फिलहाल में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक तरीके का ट्रेड एग्रीमेंट होता है दोस्तों, टीए। ट्रेड एग्रीमेंट के बहुत तरीके हैं, मतलब बहुत टाइप्स हैं। एक आपका हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर हो गया आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर एक आपका हो गया सीईपीए, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस तरीके से बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं ट्रेड रिलेटेड, राइट। तो दोनों देश जो है वो 2017 से ही मतलब एक दूसरे के ऊपर ध्यान लगा के बैठे हैं। दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे को मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक डील जो है वो करना चाह रहे हैं। सीपीए पे पहले अगर हम बात करें कि इस एग्रीमेंट में होता क्या है, तो बेसिकली ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड पैक्ट है। जिसमें क्या होता है, जिसमें नेगोशिएशंस होता है ट्रेड को लेके। किस सेक्टर में? तो सर्विसेज सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, राइट। और जो दूसरे एरियाज हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप के, उनको भी इसमें कंसिडर किया जाता है। जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा कस्टम कॉपरेशन, कंपटीशन, आईपीआर अगर वगैरह अगर आप देखेंगे तो, राइट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंपैरिजन में ये जो सीईपीए होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, नाम से समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को भी देखता है। बहुत सारे जो नियमावली से जो मुद्दे आते हैं, रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं, उनको कवर अप करता है, राइट। तो भारत का किन किन देशों के साथ सीएपी है? तो कुछ देश हैं जैसे कि साउथ कोरिया और जापान, इनके साथ भी भारत का क्या कौन सा एग्रीमेंट साइन है? दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत और यूएई के रिश्तों की अगर हम बात करें तो यूएई जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट। जिसकी वैल्यूएशन कितनी है? जिसकी वैल्यूएशन है 59 बिलियन डॉलर। जबकि यूएई जो है, साथ ही साथ यूएई इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर यूएस। तो अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन है? यूएई, राइट। और साथ ही साथ आठवां सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत का, तकरीबन 11 बिलियन डॉलर अप्रैल 2000 से लेके मार्च 2021 तक इन्वेस्ट कर चुका है, राइट। मेजर एक्सपोर्ट्स क्या क्या हैं? तो पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं, स्टोन्स हैं, जेम्स है, ज्वेलरी है, मिनरल्स हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मेजर इंपोर्ट्स में अगर हम देखें तो पेट्रोलियम एंड पेट्रो प्रोडक्ट्स, प्रीशियस मेटल्स, स्टोन्स, जेम्स, ज्वेलरी, मिनरल्स वगैरह वगैरह, वही सारी चीजें हैं, राइट। दोनों देशों के बीच में बायलैटरल जो ट्रेड है उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग लगभग 100 बिलियन डॉलर का हमें 5 साल में जो है एक इंक्रीमेंट देखना मतलब हम बनाना चाहते हैं, इंडिया और यूएई दोनों की ये मानना है। एंड इंक्रीज ट्रेड इन सर्विसेज अप टू 15 बिलियन डॉलर। तो ये थोड़े आंकड़े वगैरह आप ध्यान मत रखिएगा, लेकिन इतना जरूर आपको ध्यान रखना है कि पहला कि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, दूसरा दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, और तीसरा आठवां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है भारत का। क्लियर है दोस्तों? सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन है भारत के लिए, ये आप मुझे बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। चलिए, तो ये कुछ यूनाइटेड अरब अमीरात की मैं थोड़ी मैप आपके लिए लेके आया था, थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी रिवीजन हो जाए। तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल, एक छोटी सी एक्सरसाइज, क्योंकि हम 70 सेशन पे हैं, 70वें सेशन पे है। तो इस एरिया का नाम आप जरा बता दीजिए कि ये क्या है, इस जल डमरू को क्या कहते हैं,
राइट, क्या है ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। दूसरे उस पे आते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो हाल फिलहाल जो गृह मंत्रालय है, होम अफेयर्स ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि देखो भाई, जो लोग कोविड-19 में मरे हैं और वो किसी रिलीफ ऑपरेशंस में थे या फिर कोविड वॉरियर्स थे, अगर उनमें से किसी की मौत हुई है तो हम 50,000 रुपए का जो है एक्स ग्रेशिया के तौर पे मदद करने जा रहे हैं। राइट, और ये रिकमेंडेशन किसने दी है? तो ये रिकमेंडेशन दी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। राइट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये सर्वोच्च स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि क्या देखती है? डिजास्टर मैनेजमेंट देखती है भारत के अंदर में। 27 सितंबर 2006 को इसका गठन किया गया था और किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो डीएमए 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसको बनाया गया था। इसके कंपोजिशन को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं और साथ ही साथ 9 अन्य इसके मेंबर्स होते हैं। इसका मैंडेट अगर हम देखें तो जो इसका प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि ये रिस्पॉन्स करता है, कोऑर्डिनेट करता है टू नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स एंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिजास्टर रेजिलियंसी एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स। It is also the apex body to lay down policies, plans and guidelines for disaster management to ensure timely and effective response to disasters. इनका जो विजन है वो यही है कि किस तरीके से हम एक स्ट्रैटेजी तैयार करें और एक ऐसी चीज़, मतलब एक ऐसा कल्चर बना के रखें जिसमें प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन जैसी चीज़ें शामिल हो। क्लियर है? एनडीए में फिर कभी एनडीए में कोई रूट चीज़ों के ऊपर हम बिल्कुल ब्रीफ में बात करेंगे, फिलहाल के लिए तो ये जानकारी आपके लिए बहुत है। क्लियर? तीसरी स्टोरी पे आते हैं, दैट इज एफडीआई इनफ्लोज। ऐसा बोला जा रहा है, जो अभी हाल फिलहाल के आंकड़े आए हैं, कि अप्रैल से लेकर जुलाई 2021 तक में भारत में जो एफडीआई है वो कितने परसेंट से ग्रो कर गया? तो 62% से ग्रो कर गया, एज कंपेयर टू द लास्ट पीरियड ऑफ दैट 4 मंथ्स ऑफ 2020। तो इंडिया ने तकरीबन कितना एफडीआई इनफ्लो अट्रैक्ट किया? तो 27.37 बिलियन डॉलर का जो है एफडीआई अट्रैक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में। जबकि 2020 में भारत ने भी ग्रो देखा था, लेकिन वो सिर्फ 10% का था, बट राइट नाउ इट इज 62%। अगर एफडीआई इक्विटी पे बात की जाए तो वो अकेले ही इन टाइम पीरियड में 112% से ग्रो हुआ है। सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने दी है, जिसमें 23% शेयर हासिल किया है। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, जिसने 18%, एंड सर्विसेज सेक्टर है 10%। कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा टॉप रेसिपिएंट रहा 45% के लिए, एंड इसके बाद महाराष्ट्र 23% पे और दिल्ली 12% पे। एफडीआई की अगर जहाँ तक हम बात करें तो एफडीआई का बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है। राइट, एफडीआई आप जानते ही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, कोई बाहर की अगर कंपनी इंडिया में आके काम कर रही है, निवेश कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज एफडीआई। ये थोड़ा सा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि एफपीआई से अलग होता है। कैसे अलग होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई? तो एफपीआई में क्या होता है कि कोई भी जो बाहर की जो एंटिटी है या कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक और बॉन्ड में ही जो है मतलब डील करती है। लेकिन एफडीआई के तहत क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है विल्सन, अब विल्सन यहाँ आ गया, तो अब यहाँ आने के बाद या तो वो खुद काम करे या मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करके काम करे। ठीक है, या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि वो मेरी कंपनी अगर अच्छा कर रही है और मेरी कंपनी के शेयर्स हैं, तो मेरी कंपनी के शेयर्स स्टॉक्स में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो वहीं बैठा हुआ है। तो जो उसने तीसरा काम किया ना कि मेरी कंपनी के शेयर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बाकी के जो दो केसेस मैंने आपको बताया वो एफडीआई से रिलेटेड है। अब ऐसा किस तरीके से कर सकते हैं? तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके दो रूट हैं, एक तो ऑटोमेटिक रूट है, गवर्नमेंट रूट है। ऑटोमेटिक रूट में क्या है? ये थोड़ा सा बिजनेस को सही करने के लिए है, यानी कि देखो भाई, एक तो आ रहे हैं कि निवेश कर रहे हैं तो करने दो ना, क्यों खामोखा टांग अड़ा रहे हो, पंगा उड़ा रहे हो। तो इसलिए ऑटोमेटिक रूट, जिसमें आपको कोई भी फॉरेन एंटिटी है उसको सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आरबीआई से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट रूट के तहत अगर आ रहे हैं तो फिर उनको आरबीआई या फिर गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। एफडीआई के 3 कंपोनेंट भी हैं, इक्विटी कैपिटल है, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स है, इंट्रा कंपनी लोन्स वगैरह है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए जानकारी यही है कि एफडीआई जो है पहले 4 महीनों में 62% से बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। क्लियर है? चलिए अगले हम स्टोरी पे आते हैं, रबी क्रॉप्स के ऊपर पे। तो हाल फिलहाल जो भारत सरकार है उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर रबी कैंपेन 2021-22 इनॉग्रेट किया। रबी क्रॉप्स की जहां तक बात की जाए तो ये ऐसी फसलें होती हैं जो रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन के साथ शुरू होती हैं। राइट, लाइकली इन अक्टूबर, और विंटर क्रॉप्स भी इन्हें बोला जाता है।
द हार्वेस्ट फॉर दीज क्रॉप्स हैपन्स टिपिकली ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई। तो अक्टूबर में फसल बोई गई, तो कटाई कब होगी? कटाई होगी अप्रैल या मई में, समर सीजन के दौरान में। ये जो फसलें हैं ये बारिश के कारण ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अक्टूबर से शुरू हो रहा है और अप्रैल मई तक जा रहा है, और बारिश आपको पता ही है जून जुलाई अगस्त हार्डली सितंबर इन्हीं में रहता है। तो रीट्रीटिंग मानसून इनको लिखा गया है। अब इनमें जो मेजर रबी क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है गेहूं, ग्राम, मटर, बार्ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके लिए कैसे क्लाइमेट की जरूरत है? तो सीड जर्मिनेशन के लिए तो वार्म क्लाइमेट चाहिए, और साथ ही साथ अगर फसलों की ग्रोथ है तो कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। वहीं पे खरीफ की फसलें कैसी फसलें होती हैं? ये साउथ वेस्ट मानसून सीजन के साथ बोई जाती हैं। मानसून क्रॉप्स इन्हें कहते हैं। इनकी जो बुआई होती है वो मई के एंड से शुरू होती है या फिर जून का पहला हफ्ता आप ले लीजिए, और इनकी कटाई कब तक हो जाती है? तो अक्टूबर तक जो होता है इनकी कटाई पूरी हो जाती है। ये फसलें पूरी तरीके से रेनफॉल के पैटर्न पर डिपेंड करती हैं। इसमें आपका क्या आ गया? इसमें आपका आ गया चावल, आपके आ गए मक्के, आपके आ गई दाल, राइट। ये सारे इसमें जो है खरीफ क्रॉप्स होते हैं। ध्यान रखना है आपको कि कोई भी जैसे एग्जाम, जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, उनमें सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि पल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्रॉप्स। तो इस तरीके के सवालों को आपको मिस नहीं करना है, राइट। यूपीएससी कभी भी इस चीज के सवाल नहीं पूछेगा, यूपीएससी स्टेटमेंट देगा, डिफरेंसेस देगा बिटवीन रबी, खरीफ एंड ज़ैद, और सवाल पूछे गए हैं, राइट। अब आपको मालूम ही है कि खरीफ की फसलों में ज़्यादा पानी लगता है, आपको मालूम ही है चावल में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, और यही उसका एक डिसएडवांटेज भी है। इनको उगाने के लिए हॉट वेदर की जो है रिक्वायरमेंट होती है। फिर एक तीसरे तरीके के भी क्रॉप्स होते हैं जिन्हें जायद क्रॉप्स कहते हैं। ये मार्च और जुलाई में जो है इनको बोया जाता है और इनकी कटाई भी उसी में हो जाती है। जैसे सीजनल फ्रूट्स हो गए या फिर कोई सीजनल सब्जी हो गई, कोई चारा वगैरह हो गया, तो ये जायद क्रॉप्स में ये सब आते हैं। क्लियर है? समझ आया? चलें आगे। चलिए अगली अपनी स्टोरी पे आते हैं, दैट इज स्पिन स्कीम, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, इसलिए मैं आपके लिए एक रिवीजन के तौर पे इसे फिर से लेके आया हूँ। तो केवीआईसी ने इसे लॉन्च किया है। स्पिन की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्पिन की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। इसमें काम क्या किया जाएगा कि जो भी पॉटर्स हैं, जो भी मतलब कुम्हार लोग हैं, उनको सेल्फ सस्टेनेबल यानी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो केवीआईसी क्या करेगा? केवीआईसी उन्हें कोई लोन देगा नहीं, केवीआईसी उन्हें लोन दिलाने में मदद करेगा ताकि वो अपनी एक्टिविटी को अच्छे से कर सकें, अपना बिजनेस अच्छे से चला सकें, अपनी आय को बढ़ा सकें, सेल्फ सस्टेनेबल रहें, और जो प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है कि हर हाथ में काम, इसको भी पूरा किया जा सके। ये किसी भी तरीके की सब्सिडी प्रोग्राम नहीं है, इसमें किसी भी तरीके की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ केवीआईसी क्या करेगा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन सिर्फ और सिर्फ मदद करेंगे प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत इनको लोन दिलाने में, ताकि इन पे कोई फाइनेंशियल बर्डन ना हो, आराम से आसान किस्तों में ये अपने लोन पे कर सकें। इट विल रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी एंड दस मेक पॉटर्स सेल्फ रिलायंट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है पीएम मुद्रा योजना। 2015 में इस योजना को लाया गया था। इसमें बोला गया था कि 10 लाख का लोन आपको मिल जाएगा फॉर नॉन कॉर्पोरेट वर्क, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, राइट। इसमें किसी भी तरीके की कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ कोलेटरल फ्री लोन। इसमें तीन तरीके के मतलब कंपोनेंट तैयार किए गए हैं। एक आपका आता है शिशु, एक आता है किशोर, एक आता है तरुण। शिशु में 50,000 तक का आप लोन ले सकते हैं, किशोर में आप 50,000 से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और तरुण में आप 5 लाख से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। केवीआईसी पे हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, दोबारा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैसी बॉडी है दोस्तों? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के तहत इसका गठन किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय के तहत में ये आती है। 2017-18 में इन्होंने हनी मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया था। हाल फिलहाल बोल्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है राजस्थान के उदयपुर के निचला मंडवा गांव से। क्लियर है? तो स्पिन स्कीम पूरी तरीके से ध्यान रखना है, सवाल आएगा तो गलत नहीं करने का, राइट। चलिए आज की आखिरी स्टोरी भी ले लेते हैं, एक्सरसाइज सूर्य किरण। इसका संदर्भ क्या है कि हाल फिलहाल भारत की आर्मी और नेपाल की आर्मी दोनों ने 15th एडिशन जो है मिलिट्री एक्सरसाइज अपना कंडक्ट किया सूर्य किरण नाम से। कहाँ पे कंडक्ट किया? तो पित्तौरगढ़ जो कि है उत्तराखंड में भारत के, वहां पर कंडक्ट हुआ है। इसके की पॉइंट्स क्या है कि ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब साल में 2 बार होते हैं, और दोनों कंट्री में अल्टरनेट, जैसे अभी भारत में हुआ तो फिर अगला नेपाल में होगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि मिलिट्री रिलेशनशिप्स को अच्छे करना है, राइट। और थोड़ा सा मतलब जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट कोई ट्रिक है, जैसे कोई किसी तरीके की ट्रेनिंग है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को लेके, इन सबको साझा करना, और ऑब्वियस ही बात है दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं उनको सुदृढ़ बनाना।
इसका जो 14th एडिशन था दोस्तों वो सलझंडी नेपाल में 2019 में हुआ था। कोविड के चलते 2020 में कोई एक्सरसाइज नहीं हुई। ये अभी 15th एडिशन हुई है एक्सरसाइज सूर्य किरण। हमने इस 70 सेशन में आपको हर एक्सरसाइज करा दी है। जिन्होंने भी ये 70 सेशन PIB के देखे हैं उसमें जितने भी एक्सरसाइज भारत करता है जितने भी देशों के साथ सब करा दिया गया है। अगर आपने इसे सीरियसली फॉलो किया है तो आपको कहीं से कुछ बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। MCQs पे बात करते हैं दोस्तों। पिछले सेशन में हमने जो आपसे सवाल पूछा था उसका आंसर देने का समय आ चुका है। पहला सवाल था हमारा FSSAI को लेके। इसमें जो हमारी पहली स्टेटमेंट है कि ये एक ऑटोनॉमस स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर इसका गठन किया गया है। दिस इज अ वेरी कंप्लीट राइट स्टेटमेंट। दूसरा, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। दिस इज टोटली रॉन्ग। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, MOFP, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया, राइट। तो दूसरा मतलब गलत है, तो पहला सही है। सही करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को अगर हम देखें तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो यही गलत हो गया। CVC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड, इट वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द केस अंथम कमिटी, right, for prevention of corruption. This is completely true. So the correct statement here is option B. आज आपके लिए पहला सवाल कि भारत के भी प्रेजेंट CVC कौन है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। उनका नाम जरा कमेंट थर्ड में बता दो भैया फटाफट। तीसरे अगर हम सवाल पे आए तो मुद्रा लोन के तहत शिशु जो है, शिशु कंपोनेंट, उसमें मैक्सिमम कितने लोन तक का लिमिट आपको मिल सकता है। 3 थे ना, शिशु, किशोर, तरुण। तो शिशु में कितना हो सकता है। सो सही जवाब इसका क्या था, सही जवाब था 50,000। 50,000 रुपए तक का मैक्सिमम लोन आप शिशु लोन के तहत ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, राइट। इसी तरीके की और एनरिच कंटेंट के लिए, रेगुलर स्टडी के लिए आइए CA बूस्टर प्रीमियम ज्वाइन कीजिए, पावर ऑफ 10 ज्वाइन कीजिए, खजाना है ये आपके लिए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। साथ ही साथ बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कोर्सेज हैं आपके लिए UPSC सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, लिंक वगैरह सब दिए गए हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, बेस्ट सॉल्यूशन फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। खुद को एनरोल कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर कोई करना चाह रहा है दोस्तों को भी कराइए। और ये तो आपके लिए मतलब वरदान है, सिविल्स तपस्या। इसमें आपको मिलेगी स्टडी मटेरियल, रेगुलर अपडेटेड करंट अफेयर्स, द हिंदू के रेगुलर एनालिसिस, डाउनलोडेबल PDF और एग्जाम UPSC के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम एनालिसिस और टन्स ऑफ MCQs। बने रहे दोस्तों हमारे साथ, हम इसी तरीके से आपके लिए सेशन लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।